पथों में क्रियाधार, इन पथों में क्रियाधार, इन पथों में क्रियाधार आवश्यकतानुसार अंदर आ सकता है और आवश्यकतानुसार बाहर जा सकता है। इन पथों में क्रियाधार आवश्यकतानुसार अंदर आ सकता है और आवश्यकतानुसार बाहर जा सकता है। आवश्यकतानुसार एटीपी का उपयोग भी किया जा सकता है। आगे लिख लीजिए, आवश्यकतानुसार एटीपी का उपयोग भी किया जा सकता है। एंजाइम की क्रियाविधि की दर को, एंजाइम की क्रियाविधि की दर को अनेकों प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। एंजाइम की क्रियाविधि की दर को अनेकों प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। फिर भी यह क्रिया करना उपयोगी है। क्योंकि इसी क्रिया के द्वारा सजीवों में, क्योंकि इसी क्रिया के द्वारा सजीवों में ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा का संग्रहण भी होता है। क्योंकि इसी क्रिया के द्वारा सजीवों में ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा का संग्रहण भी होता है। ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणु से शुद्ध 36 एटीपी की प्राप्ति होती है। शुद्ध 36 एटीपी की प्राप्ति होती है। नीचे लिखिएगा, किण्वन और ऑक्सी श्वसन की तुलना, किण्वन और ऑक्सी श्वसन की तुलना। किण्वन और ऑक्सी श्वसन की तुलना, उसके नीचे लिख लीजिए, किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, बल्कि किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, बल्कि ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है, बल्कि ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। किण्वन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से शुद्ध 2 एटीपी का निर्माण होता है। जबकि ऑक्सी श्वसन में 36 एटीपी का निर्माण होता है। किण्वन में NADH का NAD में ऑक्सीकरण बहुत मंद होता है।
NaDH का NAD में ऑक्सीकरण मंद गति से होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन में NaDH का NAD+ में ऑक्सीकरण तीव्र गति से होता है। इसी को श्वसनीय संतुलन चार्ट कहते हैं। बहुत आसान है। प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज और उससे बनने वाला प्राप्त शुद्ध ATP की गणना करना अब संभव है। क्रमिक सुव्यवस्थित और क्रियात्मक पथ है जिसमें क्रियाधार दूसरे क्रियाधार का निर्माण करता है। पहले ग्लाइकोलाइसिस में क्रिया होती है, फिर TCA चक्र में होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है। पहले माना जाता था कि एक के बाद एक होता है, लेकिन सजीवों में यह थोड़ा सा कठिन है। ये तीनों एक साथ यह प्रक्रिया चलती है। तो तीनों जब एक साथ एक प्रक्रिया चलती है तो NADH जो होता है ग्लाइकोलिसिस में बना हुआ वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और इस तरह से फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसका कोई भी मध्यवर्ती यौगिक दूसरे में उपयोग में नहीं लाया जाता है। श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है। फिर ऑक्सी श्वसन में 36 ATP का निर्माण होता है और किण्वन में 2 ATP बनते हैं। किण्वन की प्रक्रिया थोड़ी मंद होती है, NADH से NAD+ बनता है और इसमें थोड़ी तीव्र होती है। इसी को भैया बोला जाता है, इसी को कहा जाता है श्वसनीय संतुलन चार्ट के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। अब एक एम्फीबोलिक पाथवे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सांस के लिए ग्लूकोज अनुकूल क्रियाधार है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं, जैसे कि पहले हम लोग बता चुके हैं आपको। दूसरे क्रियाधार भी सांस में प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु तब वे सांस के पहले चरण में उपयोग में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये जो पथ है श्वसन पथ में, हमको ये देखना है कि कहां हम इसको उपयोग करते हैं। वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल में विघटित होता है। देख लीजिए, ये जो वसा है एम्फीबोलिक पाथवे में, वसा सबसे पहले वसी अम्ल में और फिर ग्लिसरॉल में टूटता है और फिर ये डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट बनाता है। देख पा रहे हैं आप लोग? वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा, आप चार्ट को देखिए ध्यान से, वसा जो है सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल में विघटित होता है। यदि वसी अम्ल सांस के उपयोग में आता है तो पहले एसिटाइल सह एंजाइम बनकर में प्रवेश करता है, ठीक है। ग्लिसरॉल पहले PgAl में परिवर्तित होकर, ग्लिसरॉल जो है पहले PgAl में परिवर्तित होकर श्वसन पथ में प्रवेश करता है। प्रोटीन प्रोटीएज एंजाइम द्वारा विघटित होकर अमीनो अम्ल बनाता है। प्रोटीन जो होता है प्रोटीएज एंजाइम द्वारा विघटित होकर अमीनो अम्ल बनाता है, ठीक है। यहां याद रखिएगा, ये जो प्रोटीन है इसके बीच में एक एंजाइम प्रयोग में लाया जाता है जिसको बोला जाता है प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीन जो है ये प्रोटीएज एंजाइम के प्रयोग से अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और प्रत्येक अमीनो अम्ल जो है अपनी संरचना के आधार पर क्रिप्स चक्र के अंदर विभिन्न चरणों में प्रवेश करता है, अपनी संरचना के आधार पर। अब प्रत्येक अमीनो अम्ल पायरुविक अम्ल के द्वारा एस्टाइल को एंजाइम के द्वारा क्रिप्स चक्र में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है। श्वसन मध्यस्थता के दौरान विभिन्न कार्बनिक अणुओं का व जल में विखंडन को दर्शाने वाला उपापचय पाठक्रम जो आपसी संबंध को प्रदर्शित करता है। जैसे हमारे शरीर में 3 तरह के संतुलित आहार में खाद्य पदार्थ होते हैं, एक वसा होता है, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन। तो वसा जब टूटता है बेटा
तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है और लास्ट में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनाता है, ये बात जान लीजिएगा। और फिर क्या होता है, एक तो ये बना देता है ये प्रोडक्ट, और अगर दूसरा पूछा जाए तो ये वसा जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, ध्यान देना, एसिटाइल कोएंजाइम ए से रिएक्शन करता है। तो एक चक्र होता है क्रेब्स चक्र, जो मैं आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, वहां प्रवेश करता है और फिर ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर निकाल देता है। एक तो ये वसा वाला पार्ट हो गया, वसा टूटेगा तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनाएगा और दो प्रोडक्ट बनाएगा, या तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बना लेगा, या तो वसा एसिटाइल कोएंजाइम ए से रिएक्शन करके पुनः चला जाता है क्रेब्स चक्र में एनर्जी का निर्माण करने। दूसरा जो सबसे प्रमुख पथ है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये तरल शर्करा जैसे ग्लूकोज को तोड़ेगा तो ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रक्रिया, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 बिस्फास्फेट और अंत में क्या बनाएगा, पायरुविक अम्ल। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज टूटेगा फिर लास्ट में पायरुविक अम्ल बनाएगा। ये पायरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम ए से रिएक्शन करके फिर पुनः क्रेब्स चक्र में चला जाता है। यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया पुनः किसमें प्रवेश करती है, क्रेब्स चक्र में प्रवेश करती है। तो ये एक तरह से क्रेब्स चक्र में प्रवेश करके फिर एटीपी का निर्माण करेगा। प्रोटीन जो होता है प्रोटीएज एंजाइम के प्रेजेंस में अमीनो अम्ल बनाता है और ये अमीनो अम्ल जो है पायरुविक अम्ल से अभिक्रिया करके एसिटाइल कोएंजाइम से फिर क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। इसी पूरे पथ को बेटा हम लोग एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। मेरी बात समझ गए? अगर कभी भी एम्फीबोलिक पाथवे पूछा जाए तो आप उत्तर देंगे कि सर श्वसन के दौरान हमारे शरीर में कोशिकाओं में वसा, प्रोटीन और ग्लूकोज पाया जाता है। तो वसा जब टूटता है सर तो वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है। वसा और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल एसिटाइल कोएंजाइम ए से रिएक्शन करके प्रवेश कर जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र में, और क्रेब्स चक्र के दौरान एटीपी का निर्माण करते हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है उस दौरान। फिर सर कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो वो ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज से फिर लास्ट प्रोडक्ट पायरुविक एसिड बनता है जिसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो उस दौरान जो एटीपी का निर्माण होता है फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से रिएक्शन करके फिर प्रवेश कर जाता है क्रेब्स चक्र में। क्रेब्स चक्र में फिर पुनः माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। प्रोटीन प्रोटीएज एंजाइम के प्रेजेंस में अमीनो अम्ल बनाता है, फिर अमीनो अम्ल पायरुविक एसिड से रिएक्शन करके एसिटाइल कोएंजाइम से जुड़कर क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। लास्ट में क्रेब्स चक्र कंप्लीट होता है। इसी पूरी प्रक्रिया को एम्फीबोलिक पाथवे के नाम से हम लोग जानते हैं। देख लीजिए इसको, एम्फीबोलिक पाथवे स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आप जानना चाहते होंगे कि क्रेब्स चक्र कैसा होता है, ये हो गया होगा, आप देख समझ गए होंगे इस टॉपिक को। देखिए मान लीजिए पायरुवेट या पायरुविक एसिड बना, हम कार्बोहाइड्रेट वाला बता रहे हैं, ये बना, फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से रिएक्शन करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से रिएक्शन, ये जान लेना, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए याद होना चाहिए। फिर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है, यहां ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना। फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से फिर बनता है सिट्रिक एसिड। ये क्रेब्स चक्र हो रहा है, ये सिट्रिक एसिड बना। सिट्रिक एसिड बनाने के दौरान याद रखना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ये बात क्लियर हो गया। फिर इस दौरान NAD+ जो है NADH+ में कन्वर्ट हो जाता है और अल्फा कीटो
सिट्रिक अम्ल बनाता है। अल्फा कीटोग्लूटरिक अम्ल से सक्सिनिक अम्ल बनता है। सक्सिनिक अम्ल बनता है। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। NAD+ जो है NADH+H+ में परिवर्तित हो जाता है और GTP में परिवर्तित हो जाता है। फिर ये सक्सिनिक अम्ल जो है मैलिक अम्ल में परिवर्तित होता है। मैलिक अम्ल में परिवर्तित होता है। तो जब ये मैलिक अम्ल में परिवर्तित होता है तो यहां आप देखेंगे FADH2 में परिवर्तित हो जाता है और फिर ये मैलिक एसिड ऑक्सैलो एस्टिक एसिड बनाता है और ऑक्सैलो एस्टिक एसिड बनाता है। तो इस दौरान पुनः NAD+ जो है NADH+H+ में टूट जाता है। इसी को सिट्रिक अम्ल चक्र कहते हैं। सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए इसको हम लोग क्रेब्स चक्र भी कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी बोला जाता है। TCA साइकिल भी कहते हैं इसे। TCA साइकिल भी कहा जाता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र के रूप में जाना जाता है। तो जब पायरुवेट से जब बनता है ना तो इस दौरान यहां प्रवेश करता है कोएंजाइम A और इस दौरान जानते हो ये NAD जो है ये बनाता है NADH+H+ बन जाता है। यही पूरी प्रक्रिया क्रेब्स चक्र के रूप में जानी जाती है बेटा। यही पूरी प्रक्रिया जो होती है क्रेब्स चक्र कहलाती है। इसी को क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। ये बात याद रखना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। यही बात आपको सिर्फ याद रखना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये टिपिकल पार्ट रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी आपको बता दिया गया तो ये कहीं ना कहीं काम तो आएगा ही आपके NCERT में। ठीक है, एम्फीबोलिक पाथवे समझ में आ गया। ये वसा, लास्ट में क्रेब्स चक्र, कार्बोहाइड्रेट क्रेब्स चक्र, प्रोटीन क्रेब्स चक्र, यही एम्फीबोलिक पाथवे है। और ये किस तरह से सिट्रिक एसिड साइकिल बनता है, कैसे ATP का निर्माण होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और NADH से आपको मालूम है 3 ATP और FADH2 से 2 ATP बनता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है श्वसन गुणांक या श्वसन भाग पर। याद होगा आप लोगों को कि जिसमें मैंने टाइडल वॉल्यूम ये सब आपको वो रिजर्व वॉल्यूम ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन के अनुपात को हम लोग सांस गुणांक कहते हैं।
यानी सांस गुणांक बराबर क्या होगा, अगर कभी बोला जाए श्वसन गुणांक अगर कभी भी आपको निकालना हो तो श्वसन गुणांक कैसे निकलेगा। श्वसन गुणांक में मुक्त हुई CO2 का आयतन अपान मुक्त हुई CO2 का आयतन अपान उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का आयतन। उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का आयतन। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे ना, जैसे अगर कभी भी पूछा जाए कि श्वसन गुणांक क्या है, तो श्वसन गुणांक में बताएंगे कि मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन अपान उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन के आयतन को हम लोग श्वसन गुणांक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं C6H12O6 में C6H12O6 है, इसका रिएक्शन किससे होता है, 6O2 से होता है। तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर हमें निकालना हो श्वसन गुणांक, ठीक है, तो 6CO2 अपान 6O2 अगर हमें निकालना हो श्वसन गुणांक तो निकालेंगे 6CO2 अपान 6O2 निकल गया तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यही हमारा श्वसन गुणांक होता है। ठीक है, जैसे वसा का अगर निकालना हो, एक वसा का निकालते हैं, एक एग्जांपल देते हैं आपको एक रिएक्शन के द्वारा। जब वसा सांस में प्रयुक्त होती है तो सांस गुणांक 1 से कम होता है। जब वसा सांस में प्रयोग होता है तब श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कैसे, एक रिएक्शन दिखाते हैं आपको। 2C51H98O6 है प्लस 145O2, ये बनाता है 102CO2 प्लस 98H2O प्लस ऊर्जा। तो अगर हम इसका रेस्पिरेटरी कोसेंट अगर निकालें तो 102CO2 अपान 145O2, तो ये 0.7 आ जाएगा। इस आधार पर वसा जो होता है सांस में प्रयोग होता है तो श्वसन गुणांक 1 से कम होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जब कार्बोहाइड्रेट अगर सांस में प्रयोग होता है तो सांस गुणांक 1 होगा। कार्बोहाइड्रेट अगर सांस में प्रयोग होता है तो कार्बोहाइड्रेट तब श्वसन गुणांक 1 होगा। और यदि प्रोटीन सांस में प्रयोग होता है तो इसका अनुपात 0.9 के लगभग आता है, ये नोट कर लीजिए। प्रोटीन यदि सांस में प्रयुक्त होता है तब
इसका अनुपात 0.9 के लगभग होता है, 0.9 के लगभग होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 0.9 के लगभग होता है। ठीक है, तो जितने भी श्वसन सजीव होते हैं, सजीवों में जो श्वसन क्रियाधार के रूप में देखा जाता है तो ग्लूकोज को भी देखा जाता है। तो हमेशा रेस्पिरेटरी कोसेंट जो होता है वो हमेशा 1 से अधिक ही होता है, बहुत कम वसा और प्रोटीन का उपयोग होता है। तो ये हमारा श्वसन गुणांक होता है। श्वसन गुणांक बराबर मुक्त हुई CO2 का आयतन अपान उपयोग में लाई गई O2 का आयतन होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैंने दिया है, ये कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक, इसको रेस्पिरेटरी कोसेंट कहा जाता है, RQ भी लिखा जाता है। तो ये रिएक्शन बता दिया गया, श्वसन गुणांक में ये अपना निकाल दिया गया, तो 1 निकल आया इनका अनुपात। और यही अगर वसा का देखा जाए तो वसा का 0.7 निकल आया, प्रोटीन का तो 0.9 के लगभग होता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको ये टॉपिक के बारे में आपको बताया, प्रयास किया हूं इस टॉपिक को अच्छे ढंग से समझाने के लिए। हमने आपको श्वसन के प्रकार, श्वसन क्या होता है, आक्सी तथा अनाक्सी बताया, श्वसन की क्रियाविधि, श्वसनीय संतुलन चार्ट, एम्फिबोलिक पाथवे क्या, श्वसन गुणांक क्या, श्वसन भागफल क्या होता है, ये बताया आपको। ये एनसीईआरटी चैप्टर। श्वसन क्या होता है इसको बताया गया कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन के दौरान क्या क्या घटनाएं घटती हैं, इसको हम उष्माक्षेपी क्यों कहते हैं, श्वासोच्छ्वास के दौरान सांस लेने और छोड़ते समय क्या होता है, श्वसन में आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन कैसे होता है, ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ से श्वसन की क्रिया में किण्वन तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया यहाँ हो रही है। तो 2 तरह के किण्वन की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी ग्लाइकोलाइसिस में, जहाँ ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है और ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो उस दौरान लैक्टिक अम्ल और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये बात ध्यान में रखना होगा आपको कि लैक्टिक अम्ल का किण्वन होता है और दूसरा इथेनॉल किण्वन होता है, एल्कोहलिक किण्वन। ये एक प्रक्रिया है श्वसन की क्रियाविधि, किण्वन और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। ये बड़ा टिपिकल प्रक्रिया है, इसको आपको बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये चार्ट आपको मैंने पढ़कर, एनसीईआरटी में पढ़कर मैंने आपको बोल दिया था। एक बार उसको ध्यान से सुनेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां जरूर उसमें मिल जाएंगी। फिर मैंने श्वसन की क्रियाविधि में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया कि ग्लाइकोस शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द है। शर्करा एवं लाइसिस होता है, कोशिका की कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ग्लूकोज टूटता है तो पायरुविक अम्ल बनाता है। गुस्ताव इमेडेन, ओटो मेयरहाफ और जे पारानास ने इस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया की खोज की। पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद है। ये सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है और ये ग्लाइकोलाइटिक चक्र में पुनः प्रवेश कर जाता है। तो ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश करता है तो ग्लूकोज ये प्रक्रिया इस तरह से टूटते हुए अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक अम्ल बनाता है और 2 ATP का निर्माण होता है। इस दौरान यह प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। श्वसनीय संतुलन चार्ट, ये बहुत कुछ है, इस तरह का महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, लेकिन ये तीनों एक साथ चलता है या अलग अलग होता है, इसी पर चर्चा की गई है। तो इसके बारे में आपको बताया गया। ठीक है, ऑक्सी श्वसन और किण्वन की तुलना की गई। फिर मैंने एम्फीबोलिक पाथवे के बारे में बताया कि ये क्या होता है। आशा है कि ये पूरा पाथवे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, फिर मैंने आपको एम्फीबोलिक पाथवे के दौरान क्रेब्स चक्र के बारे में बताया, जिसमें 36 ATP का निर्माण होता है। पायरुवेट एस्टाइल कोएंजाइम से रिएक्शन करता है तो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनाता है। ऑक्सैलोएस्टिक एसिड से सिट्रिक एसिड, सिट्रिक से अल्फा कीटो, अल्फा कीटो से सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से पूरा ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। ये पूरी साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलती रहती है और इस दौरान 36 ATP का निर्माण होता है। फिर मैंने श्वसन गुणांक के बारे में बताया। श्वसन गुणांक क्या होता है। श्वसन गुणांक में
कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक, फैट का शोषण गुणांक और प्रोटीन का शोषण गुणांक कितना होता है, इस पर चर्चा किया गया। आइए इनके प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है अनाक्सी शोषण और आक्सी शोषण की अपेक्षा कम ऊर्जा उत्पादन क्यों करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को समझाइए, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र आपको बताया गया है। प्राणियों तथा पादपों के श्वसन में अंतर बताइए, ठीक है। पादपों में श्वसन की क्रिया विधि समझाइए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को एक बार आप देख लें। मैंने कोशिकीय श्वसन के दौरान C6H12O6 का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनाया था, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूं। सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कोशिकीय रेस्पिरेशन श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे ATP की प्राप्ति होती है। संचित ऊर्जा कार्य की ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है ना। और यह प्रक्रिया जंतु और पादप कोशिकाओं में समान रूप से पाई जाती है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। रात में पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ श्वसन करते हैं। रात में ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा CO2 छोड़ते हैं पादप। सुबह और शाम, ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, सुबह और शाम कम प्रकाश के कारण कुछ समय के लिए प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन के दर के बराबर हो जाता है। ऐसी स्थिति में वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान नहीं किया जाता। इसे कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं, कंपेंसेशन पॉइंट। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का, आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन होता है। बाकी ये सभी क्रियाएं जो होती है प्लांट में भी और उसमें मानव में समान होती हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, अनाक्सी जीवों में श्वसन की एकमात्र प्रक्रिया होती है, ये होता है। ये आप लोग देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अनाक्सी जीवों में श्वसन की एकमात्र प्रक्रिया होती है, तो अनाक्सी जीवों में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होता है और कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनाक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण कहलाता है। ईस्ट ये फंगस होता है, ये ग्लूकोज को अगर अनाक्सी श्वसन करता है तो ये एक तरह से अल्कोहल बनाता है। अल्कोहल हो गया, पनीर हो गया, ये सब बनाता है। तो ये एक तरह से किण्वन की प्रक्रिया होती है बेटा, इसको बोला जाता है किण्वन, कहा जाता है किण्वन की प्रक्रिया होती है। रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? ऑक्सी श्वसन। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए आप, इतना ज्यादा बताया गया, ये सब आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। श्वसन के दौरान मुक्त हुई CO2 तथा उपयोग में लाई गई O2 का अनुपात कहलाता है श्वसन गुणांक कहलाता है, ठीक है। मुक्त हुई CO2 तथा उपयोग में लाई गई O2 का अनुपात। निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। पादपों की श्वसन दर प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है। सही बात है, पादपों की श्वसन दर प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है। पादपों के सभी भाग जैसे मूल, तना, पत्ती आदि श्वसन करते हैं, यह भी सही है। पादपों का सभी भाग जो होता है वह श्वसन क्रिया करता है और पादपों का दर, श्वसन दर जो होता है प्राणियों के श्वसन दर से अपेक्षा धीमा होता है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया गया।
इस चैप्टर में आशा है कि आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बात याद रखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूं कि प्राणियों की तरह पादपों में श्वसन या गैसीय आदान प्रदान हेतु कोई विशिष्ट तंत्र नहीं होता। रंध्र व वात रंध्र द्वारा विसरण से गैसों का आदान प्रदान होता है। नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूं। प्राणियों की तरह पादपों में श्वसन या गैसीय आदान प्रदान हेतु कोई विशिष्ट तंत्र नहीं होता। रंध्र और वात रंध्र द्वारा विसरण से